घर में जाकर के कैसे जीना है वो सब हम समझाते हैं। और यदि उस प्रकार से आप चलते रहे तो रोग फिर दोबारा नहीं आता। कब्ज एक रोग है, कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता भी बोलते हैं। कोष्ठबद्धता ये बचपन से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बचपन में जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, शरीर के पैरामीटर्स, बॉडी के पैरामीटर्स बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई विकार शरीर के अंदर एकत्र हो गया है। लेकिन हमारी क्या विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, उस विकार को अंदर से दूर करने की अपेक्षा उसको ठीक करने की दवाई दे दी जाती है। जब पहली बार किसी रोग को दूर करने की दवाई दी जाती है, वो पहला अपराध है। अपराध कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, पूरा तंत्र दवाओं पर टिका हुआ है। और अगर मैं डॉक्टर जॉनसन के आधार पर बात करूं तो उन्होंने लिखा कि सच्चा डॉक्टर वही है जो दवाओं की व्यर्थता को समझता है, दवाओं को व्यर्थ मानता है। बात समझ में आई? प्राचीन समय में जो हमारे बहुत सुलझे हुए वैद्य थे, प्राचीन समय की बात, अब की बात नहीं कह रहा, हो सकता कोई छुपे हुए हों अभी भी, वो कोई भी पुड़िया बांधने से पहले ये अवश्य पूछते थे कि वे खाते क्या हो और क्या खाने से। और पहले समय में कोई लंबे समय के रोगी नहीं मिला करते थे। बोले वैद्य जी मेरे 4 दिन से खांसी की बीमारी है, ऐसे होता था ना, 4 दिन 6 दिन, बस ज्यादा नहीं। अरे बोले ठीक है, दही खाई थी क्या? बोले हाँ वैद्य जी मैंने दही खा ली थी। और बोले और क्या खाया था? बोले वैद्य जी मैंने ये चीज खा ली थी, है ना। तो आदमी स्वयं बताना प्रारंभ कर देता था, और घर की जो माताएं होती थी वो स्वयं भी ध्यान रखती थी कि इस तरह की वस्तु बच्चे को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। अब तब रोग का समाधान हो जाता था, लेकिन अब तो रोग का समाधान ही नहीं है, केवल और केवल डायग्नोज है। डायग्नोज के लिए 4-4 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं, पता आप लोगों को नहीं? वो जो 4 करोड़ की मशीन आई है, वो टेस्ट करने में जो पैसा लगता है वो वहां से निकाला जाता सारा। मैंने तो किसी की टेस्टिंग नहीं की यहां पर, मुझे पता है। आप शरीर का शोधन करने के लिए आए, शुद्धिकरण करने के लिए आए, मन का भी शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं, तन और मन दोनों का शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। और जिस समय शुद्धिकरण प्रारंभ होता है तो शरीर पर हमें ये जानकारी रहती है कि कहां कहां किस किस स्थान पर कैसे कैसे विकार अंदर जमा है। और उसी प्रकार से हमने प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को समेट करके इतना सा कर लिया है। बात समझ रहे? थोड़ा सा करके रख दिया। क्यों? हमारा एक फोकस था कि हम इस तरह का पैकेज समाज को देंगे कि जिसे घर में भी आदमी स्वयं कर ले। कल आप मुझसे आरोग्य अमृत के बारे में पूछ रहे थे, मैंने कि लिखवा दूंगा, बता दूंगा, बना लेना, लेकिन बात बनती नहीं है, घर में नहीं बनता। वो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, वो चीज नहीं बन पाती। तो इसी प्रकार से मैंने बताने पर, समझाने पर जोर अधिक दिया है। तो कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन भी कोई ऐसा रोग नहीं है कि जो यूं ही चला जाएगा। थोड़ा सा लो, आज कॉन्स्टिपेशन की जड़ पर आपको बात करता हूं। हमारी आंतों में एक पाचक रस होता है क्या नहीं, जिससे हमारी आंतों में मूवमेंट रहता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अंग्रेजी के जो बड़े बड़े नाम होते हैं, क्योंकि मेरा अंग्रेजी भाषा से कोई विशेष संबंध नहीं रहा, मेरे गुरुजी भी अंग्रेजी नहीं जानते थे और आवश्यक भी नहीं है। मेरा काम हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से चल रहा है, तो मुझे हिंदी अपनी जो भाषा है, मातृभाषा है, इस पर ही ज्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए। बात ठीक है गलत है? तो
आंतों में वो पदार्थ जो आंतों से बाहर नहीं निकला मल के रूप में, या कहेंगे जो खाया तो लेकिन निकला नहीं शरीर से बाहर, शरीर से बाहर नहीं निकला, वो तैयार नहीं हुआ। और ये हुआ क्यों? गड़बड़ कहां से हुआ? गड़बड़ यहां से हुआ कि जब आपने भोजन किया उस समय तो पूरी भूख नहीं थी। बस सबसे बड़ी समस्या यह है, पूरी भूख नहीं थी। चिंता में, क्रोध में, भययुक्त होकर के, भय डर में या तो भोजन खा रहे थे या भोजन बनाया गया था। कल मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। तो भोजन गुस्से में बनाया गया था, उसका भी प्रभाव आ जाता है। या भोजन गुस्से में खा रहे थे, चिड़चिड़े स्वभाव से खा रहे थे, और एक ऐसा स्वभाव बना करके रख लिया आपने कि आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, कुछ आपको समझ में ही नहीं आता। घर वाले पूछते रहते हैं लेकिन आप अपने स्वभाव से ही बाज नहीं आते, आपकी आदतें ही खराब हुई पड़ी हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो रोग ऐसे ही नहीं आता है। ये जो रोग आता है ये तो इसके पीछे कहानियां बहुत सारी हैं। और फिर खाने पीने में भी ऐसी ऐसी चीजों की आदत डाल दी आपने अपने शरीर के अंदर कि वो विजातीय तत्व शरीर के अंदर एकत्र होने प्रारंभ हो गए। और स्वाभाविक है, जब शरीर उसको बाहर नहीं फेंकेगा और जो अंदर रुक जाएगा वो फॉरेन मटेरियल, वही विजातीय तत्व बनेगा। उर्दू में कहते हैं मादा फासिद। ये इकट्ठा हो गया। अब ये आंतों में इकट्ठा हो जाए, या आपके स्टमक में, आमाशय में इकट्ठा हो जाए, या आमाशय से ऊपर का जो भाग है इन केंद्रों में इकट्ठा हो जाए। बस इन 3 केंद्रों में, 2 केंद्रों में रोगों का निर्माण होता है। 2 केंद्रों में, पहला आमाशय स्टमक, और अगला है आपकी आंतें। आंतों में जो लेयर्स जमी होती हैं वहां पर मतलब मल इकट्ठा हो जाता है, और स्टमक में जो भरा होता है एसिड के रूप में भरा होता है। और वो एसिड के रूप में भी पता है सड़ सड़ करके काला हो जाता है। एसिड सड़ के काला पड़ जाता है और इतनी भयानक स्थिति हो जाती है, या रेड कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, रंग लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, पीला, हरा, किसी भी प्रकार से, या मटमैला सा। कभी कभी आप प्रातः काल में जब उठते होंगे तो मुंह कड़वा मिलता है, किसी किसी का कड़वा मुंह मिलेगा। ये कड़वा जो मुंह मिलता है, इससे यही पता चलता है कि एसिड बहुत बड़ी मात्रा में अंदर जमा हुआ है, वरना मुंह कड़वा क्यों होगा। और जब आपके मुंह में वो कड़वाहट आ जाती है तो आप उसको थूकने जाते हैं, तो आप देखते होंगे वॉश बेसिन में कितना गंदे रूप से निकलता है। बात समझ आ रही है? अब यूं ही आदमी ठीक हो जाएगा तुम्हारी दवाइयां खाने से, हंसी खेल समझ रखा है, मजाक है क्या? इसके लिए सारी दवाइयां वेस्ट हैं। जो स्थितियां मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं उसे आप समझ लीजिए। अब कफ, बलगम, रेशा, कौन सा रेशा? जो आपने घी खाया था और पचा नहीं, आपने दूध पिया था और पचा नहीं, आपने चावल खाए थे पचे नहीं, आपने फास्ट फूड खाया था, पकवान खाया था, पचे नहीं, और सलाइवा की मात्रा अत्यधिक हो गई, शरीर के अंदर एकत्र हो गई, रेशा, अत्यधिक रेशा बना, और रेशा भी अंदर चिपकना प्रारंभ हो गया, रुकना शुरू हो गया। अब जब शरीर के अंदर रेशा रुकना शुरू हो गया, उसने आपके फेफड़े जकड़े, उसने आपके गले के भाग को जकड़ लिया, और वही रेशा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। एसिड की गैस और रेशा कफ आपके ऊपर के क्षेत्र का, सिर आदि की तरफ भी बढ़ जाता है। वो सुना एक बार किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, तो उसमें सिर में कफ भरा हुआ था, आया था उसमें साफ। तो एक कफ ऊपर की तरफ आपकी आंखों की ओर जाएगा, आंखों में धुंधलापन पैदा करेगा, जिसको कहते हैं मोतियाबिंद एकत्र हो गया, और आपकी धमनियों में लगा देगा ब्रेक। आपकी धमनियां
नाड़ियां वो संचालित नहीं होंगी, पूरा तंत्र आपका जकड़ गया। अब आप टेस्ट पर टेस्ट कराते चले जाओ, इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा टेस्ट करा करा के, लेकिन आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आप ठीक नहीं होंगे। टेस्ट कोई बीमारी का उपचार है क्या? बताइए। एक सप्ताह निकाल दिया, 10 दिन निकाल दिया बीमारी को डायग्नोज करते करते। हाँ, रिपोर्ट आ रही है बताएंगे, रिपोर्ट आ रही है बताएंगे, रिपोर्ट आ रही है बताएंगे, पागल बना रखा है। और सुन लीजिए, वैद्य जी भी ऐसी देर लगाते हैं क्या? बोलो, वैद्य जी देर लगाते हैं ऐसे ही? क्या करेंगे वैद्य जी? आपकी नाड़ी देखेंगे और क्या करेंगे? जीभ देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगे, आपके नाखून देखेंगे। ठीक है? तो इसी प्रकार से आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, आपका स्वभाव क्या कह रहा है, कई सारी चीजों को वो देख करके बता देते हैं कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है भाई, तुम्हारा ये सिस्टम खराब है। आपने कहा कि वैद्य जी मुझे तो यहां दर्द है। अच्छा, बोले मेरे यहां बड़ा दर्द सा हो रहा है। बोले पेशाब का रंग कैसा है बताओ? ऐसे होता है? बोले जी मेरा पेशाब तो पीला आ रहा है। बोले मेरा पेशाब तो सफेद आ रहा है, मेरा पेशाब में तो लाल लाल कण से आते हैं। किसी के पेशाब में झाग झाग से बहुत निकलते हैं, किसी के पेशाब में कुछ और किसी के में कुछ, अलग अलग तरीके से पेशाब आ रहा होता है। इसी तरह से मल की भी हालत ऐसी है। बोले बेटा शौचालय में पहले तो जंगल होते थे, कितनी देर लगती है? बोला वैद्य जी आधा घंटा लग जाता है। किसमें? पेट साफ करने में। और ये आधा घंटा वाले कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में। आधा घंटा और एक घंटा बैठने वाले भी महापुरुष हैं, जो समाचार पत्र साथ में लेकर चले जाते हैं और वेब सीरीज वहीं देख रहे होते हैं कान में लगा करके। क्या नाटक हो रहा है? और बीड़ी, बीड़ी वहां सुट्याते रहते हैं, बैठे बैठे बीड़ी पीते रहते हैं। कहां? शौचालय में। और बीड़ी पर बीड़ी फूके चले जा रहे, बीड़ी पर बीड़ी फूके चले जा रहे। ये बीड़ी नहीं फूक रहे, ये खुद को फूक रहे। जला बैठेंगे और ऐसा जला बैठेंगे कि उपचार भी नहीं हो पाएगा, और फिर भागेंगे हमारे पास, हम तो फूक गए, बताओ बचाओ। अगर हम बचाने की बात करें तो बचने को तैयार नहीं। तो इसी प्रकार से पेट साफ करने के लिए वो बीड़ी पी रहे होते हैं। कई लोग चाय पीकर जाते हैं, अरे हाँ भाई जरा चाय पिला दो, जरा पेट साफ हो जाएगा। और कई लोग कहते भी हैं, बड़े विचित्र हैं, बोले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं तो पेट साफ हो जाता है। ये तुमने अपने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ तुम्हारा, तो तन तो बिगड़ेगा। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन ठीक नहीं है, उसका तन कभी ठीक नहीं रह सकता है। कहते क्रोधी व्यक्ति की आंखें हमेशा खराब रहेंगी, क्रोधी व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, क्रोधी व्यक्ति के घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं, क्रोधी व्यक्ति के जोड़ों में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति कभी भी पेट से ठीक नहीं रह सकता। अब आप पूरा सिद्धांत समझ चुके हैं। इसके पीछे सारी की सारी कहानी, बहुत सारी कहानी मैंने रखने का प्रयास किया है। अब कई लोगों को अल्कोहल लेने की आदत पड़ जाती है, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, कई को तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। क्यों डाली थी आदत तुमने? मैंने कि छोड़ दो, आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। मैं चाय छोड़ दो, अजी क्या बात कह रहे, सर्दी में तो चाय पीनी पड़ती है। मैंने कि हम तो नहीं पीते चाय, मर गए हम तो। देखो नाप तोल के हमें, हम कहीं से दुर्बल बैठे, कमजोर बैठे, और चाय कौन से ताकत देती है? लेकिन चाय पर चाय पिए चले जा रहे, और किसी की मानने को तैयार नहीं, एक बात भी मानने को तैयार नहीं। बस चाय तो ऐसी अमृत समझो, आहा, चाय की तो दुकान भी दिखाई दे जाए तो बड़ा आनंद आ जाता है। अरे फंस गए हैं आप लोग, आपका पूरा तंत्र चौक हो गया है, अंदर से चौक पड़ा है। अब इसके लिए अब थोड़ा मैं समाधान खोलने का प्रयास करता हूं। 2 केंद्रों में रोगों का निर्माण है,
तो सबसे पहले ऐसा काम करो, 2 केंद्र भी साफ हो जाएं और तीसरा अपने आप साफ हो जाए। हमारे यहां पर सिस्टम क्या है आपको पता चल गया होगा। कोई ऐसा तो नहीं करवा रहे हम कि जो आपको समझ में ना आया हो, पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ गया। और देखो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है बहुत बड़ा, मैंने अभी क्या कहा था उसको हमने छोटा करके रखा हुआ है, ताकि इतना करने मात्र से ही आप एकदम फिट हो जाएंगे। जैसे प्रातःकाल में जल नीति कर लो, जल नीति करने से ये जो नासिका से लेकर के मुख तक का भाग अंदर से धुल जाएगा। कैसे धुलेगा? जैसे माता जी वो नाली में जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो बाल्टी लेते हैं भर के, तो बाल्टी यूं मारते है ना, ऐसे। अब तो कोई नहीं मारता, अब तो कहेगा भाई मेरे सामने क्यों कर रहा है। तो बाल्टी ऐसे मारते तो कचरा सारा का सारा बह जाता। तो इसी प्रकार से आप नासिका से जल खींचते और मुंह से निकालते हैं। लोटे से नहीं, गिलास से कराता हूं। तो आधा गिलास इधर से करो, आधा गिलास इधर से करो, 1 गिलास और तैयार रखो और उसको फिर दोनों नाक से खींचो, दोनों नाक से खींच के मुंह से निकालो, एकदम धुल के साफ हो जाता नहीं हो जाता। फिर उसके बाद कैथेटर 3 नंबर के लीजिए, 3 नंबर या 4 नंबर, जिसको रबड़ नीति बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैथेटर, मेडिकल भाषा में कैथेटर है वो। तो कैथेटर लेकर के क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको सरकाते जाइए और खांसते जाइए। तो क्या होता है, खांसने से जो फॉलिप बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, और धीरे धीरे रबड़ को सरकाते जाइए। और नहीं तो रबड़ को थोड़ा सा घुमा घुमा करके ऐसे, जहां उसको जगह ना मिली हो तो फिर वो जगह मिल जाती है उसको, आप धीरे धीरे उसको करते जाइए। रबड़ नीति करने से साइनोसाइटिस की बीमारी ठीक हो जाती है। या साइनस बढ़ गया, साइनस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हर बात का तो ऑपरेशन लेके बैठे, चाकू छुरे लेकर के बैठे हुए, आवश्यकता ही नहीं है। तो रबड़ नीति कर लीजिए। रबड़ नीति आपकी सफल हो जाए तो सूत्र नीति की तरफ बढ़ जाइए। कितना बढ़िया काम हो गया। ये नासिका का जो भाग था सब साफ कर लिया आप लोगों ने। अब क्या करें, सरसों का तेल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल। कौन सा तेल? कच्ची घानी का तेल। जो कच्ची घानी का तेल होता है यही उत्तम होता है। कौन सा? जो नाक में लगता हो, वो मत लेना जो नाक में ना लगे, वो तो बेकार है, पप्पस, किसी काम का नहीं। ऐसा लीजिए जो नाक में लगे, जिससे आपकी आंखों की धुलाई भी हो जाए साथ के साथ। धोती नहीं होती, आंखों में पानी नहीं आता तेल डालने से, चरपनाहट उसके हाथ झल के कारण झल मारती है, जो उससे आपकी आंखें भी साफ हो जाती हैं। पूरे तंत्र को अंदर तक बिल्कुल साफ कर देता है तेल। ऑयलिंग कर दिया आपने। अब क्या कर दिया, अब आपने मुलट्ठी ली, मुलट्ठी का पानी तैयार करके रखो। आप जो पानी पी के वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, आपको पता है वो मुलट्ठी का पानी होता है। हमारे पास बहुत तरह के पानी है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो अब आप क्या करें, मुलट्ठी का पानी आपने लेकर के लाभ उठा लिया, पानी खूब सारा पिया, पंजे के बल बैठ करके और खड़े होकर के बाहर उसको निकाल दिया। अब क्या पानी बाहर निकाल रहे हैं, पहले आपने ऊपर के हिस्से की यहाँ की धुलाई की ना की, उससे टॉन्सिल्स भी खत्म, थायराइड में भी लाभ मिलेगा और ये आपका सब समस्या यहाँ के ऊपर के हिस्से की समाप्त हो जाएंगी। अब बचा आपका नीचे आमाशय वाला भाग। आमाशय की धुलाई करने के लिए आपने वमन करने का सहारा ले लिया, जिसमें आपको कफ की समस्या है या एसिड की समस्या है, तो आप मुलट्ठी के पानी से कुंजर क्रिया कीजिए। एक व्यक्ति के लिए जो क्वांटिटी है, 1.5 लीटर पानी में 2 चम्मच मुलट्ठी पाउडर पका दीजिए, पका के छान के रख दीजिए, गुनगुना रहने पर पंजे के बल बैठ के पीजिए, आपकी कफ की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी को डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज वाले, वो आम का पत्ता, बेल का पत्ता या जामुन का पत्ता, कोई पत्ता 5-7 पत्ते उबालिए और उसके बाद उस पानी से अपना कुंजर क्रिया खींचिए। कितना बढ़िया। तो इसी तरह से आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अंदर पानी पी के निकालना, जिसका पानी निकल जाता है, पहले दिन तो थोड़ा कष्ट होता है, क्यों? अभी रास्ता बना हुआ नहीं है। और जब आप पानी पी के निकाल रहे होते हैं तो जानते क्या होता है, आपके अंदर जमा हुआ कड़वा कड़वा खट्टा खट्टा जो एसिड जमा रहता है और कफ जमा रहता है सलाइवा के रूप में, वो सब निकल के बाहर आ जाता है, जो अनवांटेड है, जिसके हमें आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे पदार्थ जो यूजलेस हैं, उनकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है, वो केवल बीमारी बनाने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा समझो कि बीमारियों का प्रोडक्शन है,
वो प्रोडक्शन हमें समाप्त करना है। पानी पी करके आपने उसको बाहर निकाल दिया, कुंजर क्रिया करती। आपका आमा से धुल करके साफ हुआ नहीं हुआ? बोलो है ना? हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? पेट की सिकाई करो, पेट पर मिट्टी की पट्टी लगा लो। मिट्टी की पट्टी कैसे लगाते हैं वो सब आपको पता चल रहा है। मिट्टी कोई ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ करके मिट्टी हमने आपको दे रखी है, ऐसा नहीं है। हमको जादू टोने टोटके वाले लोग नहीं है। हम तो जो है सो है, जैसा है वैसा है, और साइंटिफिक तरीके से जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा वो काम करेंगे और आपको सिखाएंगे। चिकित्सा के साथ साथ आपकी एक ट्रेनिंग भी साथ में चल रही है, आपको अपने आप को ठीक कैसे रखना है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? मिट्टी की पट्टी लेकर के फिर एनिमा लीजिए। चैनल में अभी एनिमा को स्पष्ट नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि मैंने इसकी ऑडियो डाल रखी है, वीडियो डाल रखी है। आप सुनना अपनी रसोई में, या अपने जब भी आपको समय मिलता है, आपको मेरे विचार से तो केवल ऑडियो सुनना चाहिए या वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो और ये ऑडियो, ये ऐसी ऑडियो वीडियो हैं कि जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, मार्जन हो जाएगा। कल ही एक ऑडियो पब्लिश हुई है मेरी, दही किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, दही के बारे में, उसको वहीं सुन लेना। तो इसी प्रकार से आपने आंतों की सफाई करने के लिए एनिमा लिया, और एनिमा से पहले रेक्टम में जो मल भरा हुआ होता है, रेक्टम में से निकलेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी आंत में से सरकेगा ऐसे, और धीरे धीरे से सफाई हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक और है, अगर आप थोड़ा सा कर सके, क्योंकि ठंडी है तो इस कारण से दिक्कत आ जाएगी, या थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर बदल दें, गर्म गुनगुने पानी के टब में बैठ जाइए, ठीक है, और पेट को मलिए, बार बार ऐसे मलते जाइए। मलने के बाद फिर एनिमा लीजिए। उससे भी क्या होता है, अंदर जमा हुआ जो मल होता है, आंतों में जो गांठें जमी पड़ी होती हैं, वो गांठें टूट टूट करके निकलनी शुरू हो जाती हैं। एक बात और ध्यान से समझना, कहते हैं कि रोग जिस ढंग से आया है उसी ढंग से जाएगा, ठीक है। आंतों में जब मल जमा हुआ है, उसमें जो परतें जमी रहती हैं, उनको तोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। उनको तोड़ने के लिए जितने भी आप दवाओं के प्रयोग करते हैं, हम दवाओं से बचाते हैं व्यक्ति को, दवाइयां देने से प्राय बचाते हैं। फिर भी किसी को आंवला बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, हल्का फुल्का बता दिया, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी चीजों को बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। हम कहेंगे कि प्राकृतिक तरीके से खान पान से अपने रोग को ठीक कीजिए। तो भैया एनिमा लेने से आपको लाभ मिलेगा। अब आपने ऊपर के हिस्से की सफाई कर ली और नीचे के हिस्से की सफाई कर ली, अब आपके अंदर आ जाएगा एकदम हल्कापन। हार्ट पर जो आपके दबाव पड़ रहा था, मैं आपको सच बताता हूं, स्टंट की कोई आवश्यकता जीवन भर नहीं पड़ेगी। आपको बाईपास की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्लॉकेज किसी प्रकार के हो ही नहीं सकते। आपके शरीर में फाइबर जाना चाहिए, फाइबर शरीर के अंदर जाना चाहिए। फाइबर अगर नहीं जाता है तो वो मल के रूप में जो खाया है वो अंदर रुक जाएगा। फाइबर जाएगा तो उसको भी साथ लेकर के निकल जाएगा। हमारे यहां पर चोकर होता था, चोकर, माता जी जानती चोकर, आटे की भूसी, छान, जो आजकल क्या है वो पशुओं के वहां मिलती है, जहां पर चारा बिकता है पशुओं का, चारा मतलब जहां खल चूरी आदि मिलती है, वहां चोकर भी रहता है उनके पास। वहां से चोकर ले लीजिए, आटे की भूसी, और उसको छान लीजिए मोटे छल्ले में। मोटे छल्ले में छान करके आप उसको फिर कढ़ाई में डाल करके भूनिए, बड़े ढंग से भूनिए, लाल कर दीजिए उसके भून करके। और जब वो लाल हो जाए तो आप उसकी खीर बना के खाइए। अरे बहुत बढ़िया। आप उसको दूध में डालिए और उसके बाद साथ में किशमिश डालिए, मुनक्के डालिए, ठीक है, ऐसे ऐसी चीज डाल के उसकी, और कुछ मत डालना, केवल चोकर की खीर बनेगी। चोकर की खीर बनाइए और आंतों की सफाई कर लीजिए। चोकर की चाय बना के पीजिए, आटे की भूसी की, हाँ, उसमें थोड़ी सौंफ डाल दो, थोड़ी मुलट्ठी डाल दो, ठीक है, और थोड़ा सा गुलाब का फूल डाल दो और चोकर डाल दो और उबाल के चाय पी जाइए। ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। आनंद आ जाएगा। तो कितनी कितनी बढ़िया चीजें हैं, एक से बढ़कर एक चीजें हैं। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए। इसके साथ साथ आप जब शरीर की शुद्धि कर रहे हो तो शुद्धि करते समय कभी भी भारी चीजें नहीं खाना चाहिए। क्यों? पर आपका मन तो बड़ा खतरनाक है, आपको तो रसगुल्ले भी चाहिए साथ में,
और मुझसे पूछते हैं अजी मीठा कब खा सकते हैं। मैं समझ जाता हूं कि ये मीठे के प्रेमी हैं, ये इसलिए मीठे हो गए हैं, इनको शुगर की बीमारी हो गई है, अब बेचारे इतने मजबूर हैं, अजी मीठा कब खा सकते हैं, तो अटके पड़े हैं। अजी ये तो बता दो समोसा कब खाना है। आए हाय, अरे कैसे उलझे पड़े। तो भैया अपने ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर नहीं करनी है, आप अपने ऊपर कृपा कीजिए और अपने यहां पर भोग लगाना, थोड़ा सा ऐसा भोग लगाइए जो आपके लिए ठीक हो। ठीक है। अब इसके बाद अंदर की सफाई का कार्यक्रम जब चले तो शरीर के अंदर उन चीजों को डालो कि जिनसे आपके सफाई होने में सुविधा मिले। आप चाय भी डाल दोगे, दुनिया भर का कूड़ा करकट जिसके अंदर डाल दोगे तो सफाई हो जाएगी। आप कितनी उल्टी करते रहो, फिर उल्टी करते जाओ खाए जाओ, उल्टी करते जाओ खाए जाओ, नहीं निकले। माता जी कह रहे ना निकले, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो जानते क्या होगा, आप क्या करें, सब्जी पर आ जाओ। सब्जी मिली ना रात काय की सब्जी थी, लौकी की थी, काय की थी, लौकी। परसों पेठा था, कल लौकी थी, परसों पेठा था। देखो क्या हमें माता जी को भोजन का निर्माण करना नहीं आता होगा। एक से बढ़कर एक चीजें माता जी बनाना जानती हैं। वो तो सूप से ही झलक मिल रही होगी आपको, तो खाना कैसा बनाती होंगी। तो इसी प्रकार से एक से बढ़कर एक चीज जानते हैं बनाना, लेकिन हम आपको वही देंगे जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य के अनुकूल अगर कुछ नहीं है तो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे, थाली में से उठा लेंगे। हम तो इतने बेकार लोग हैं। क्यों? हमें आपका जीवन प्यारा है, आपका खान पान कोई प्यारा नहीं है। तो जब शरीर की सफाई अंदर से चल रही हो तो उस समय आप फलों के रस शरीर के अंदर भेजिए, सब्जियों के रस अंदर भेजिए, या सब्जियां उबाल करके उसका सूप बना के अंदर भेजिए। पानी पर रहिए, थोड़ा सफाई में सहयोग मिले, पानी पर रहेंगे उससे लाभ मिलेगा। उपवास करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। तो अंदर बहुत कम मात्रा में भोजन डालिए, और प्रातः काल में तो कुछ लीजिए ही मत, कुछ मत लीजिए। लेना चाहें तो जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, रात्रि के समय आंवला भिगो दिया और प्रातः काल में उसको मसल के उसका पानी पी लीजिए, वहां तक भी ठीक है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो 3 करेले, 1 खीरा, 2 या 3 टमाटर, या नाशपाती का मौसम हो तो या 1 या 2 नाशपाती, इसका रस निकाल के पी जाइए। तो रस निकाल के पीने से आंतों की शुद्धि हो जाती है, विदाउट साइड इफेक्ट्स, बिना दुष्प्रभाव के आपकी आंतों में सफाई हो जाएगी। मुझे त्रिफला बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं बताऊंगा कि आप त्रिफला खाइए, आप लवण भास्कर खाइए, आप हिंगवाष्टक खाइए, आप दुनिया भर के ये तरह तरह के चूर्ण फांकिए, इनकी ओर मैं आपको लेके नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपकी कब्ज को तो तोड़ना चाहता हूं, लेकिन उस कब्ज को तोड़ते समय मुझे यह भी ध्यान रखना है कि जो थोड़ा बहुत आंतों में जो रस बचा हुआ है वो रस भी बचा रहे और आपकी आंतें भी साफ हो जाएं। त्रिफला खाने से हानि होती है, त्रिफला खाने से भी हानि होती है, आंतें आपकी किसी काम की नहीं रहती। और बिना त्रिफला खाए फिर आपका पेट साफ नहीं होता है। क्यों? आदत पड़ चुकी, फिर आप यूज्ड हो जाते हैं। आप क्या करेंगे, पहले आधा चम्मच त्रिफला लेते हैं लोग, फिर थोड़ा सा जब पेट लगा कि भाई आधा चम्मच तो काम नहीं कर रहा, फिर आप 5 चम्मच लेते हैं, फिर पूरा 1 चम्मच डांट कर ले लेते हैं, फिर 2 चम्मच भी ले लेते हैं कि ज्यादा पेट साफ हो जाए। तो इससे क्या हो गया, आपकी आंतों का पूरा सत्यानाश आपने कर लिया। बात समझ में आ रही है पूरी? तो इसी प्रकार से ये जो चूर्ण आदि के आपके पास में फैक्ट्री खोल रखी है अपने घर में, दवा खाना बना रखा। दवा, अरे दवा खाने में क्या है, दवा खाना, एक होता है दवा ना खाना। दवा ना खाना तो दवाइयां नहीं खाना, नेचुरल जीना, प्राकृतिक जीना, और खूब प्राणायाम करो, खूब अभ्यास करो, खूब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ठंड को सहो, थोड़ी सी थोड़ा गर्मी सहो, एसी में मत घुसे रहो, और थोड़ा सा धूप लगने दो अपने ऊपर। तो इससे क्या होगा, आपका निर्माण होगा, आपका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट बना रहेगा। आपको ना तो जरा सी ठंड सहन होती, ना गर्मी सहन होती। बरसात में जरा सी बूंद सिर पर अगर गिर गई तो ओहो 2 साल के लिए जुकाम हो गया, और 2 साल के बाद भी ठीक नहीं हुआ।
एक व्यक्ति तो बोले मेरे पास, बोला जी मुझे नजला रहता है। मैंने कितने साल से? बोले 6 साल से रहता है। 6 साल से नजला क्यों रहता है? बोले 6 साल से इसलिए रहता है, एक बार मैं बारिश में भीग गया था। एक बार मैं बारिश में भीग गया था, बताओ। और फिल्म वाले कहते हैं वो नाच नाच के दिखाते हैं बारिश में, वो तो खैर नकली होता है सब, उनका नकली बारिश होती है। तो इसी में लिए आपको बता देता हूं कि अपने जीवन को ऐसा बना करके रखिए जिससे आप कम से कम बीमार तो ना होना पड़े। आप कौन है, क्या है, किसको मानते हैं, कैसा क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल लेना देना ऐसा है कि जिससे आपका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट रहे, अच्छा रहे, परिवार में आप कम से कम बीमार होकर के हाय हाय करके जीवन ना व्यतीत करें। और बुढ़ापा भी आए तो बुढ़ापा सहज आए, आयु से पहले बुढ़ापा ना आए। बात समझ रहे? उम्र से पहले कई लोग बूढ़े हो जाते हैं, होते नहीं होते कई। मैं आपको 30-30 साल के, 35-35 साल के ऐसे ऐसे दिखा दूंगा जो आए राम गए राम कर रहे होते हैं, एकदम रद्दी टाइप के हो जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जो 90 वर्ष की आयु में भी तेरी गाल एकदम बढ़िया गुच्छ मिलेंगे और एकदम फिट मिलता है शरीर। क्यों? वो संयमी लोग होते हैं, अपने ऊपर संयम रखते हैं, अपना खान पान अच्छा रखते हैं। एक बाबा जी के, स्वामी जी की मैंने बात बताई थी ना, 127 या 28 साल के जो थे वो बताई थी ना, नमक और मीठा नहीं खाते। तो इसी प्रकार से भैया अपना निर्माण स्वयं कीजिए। कोई भी दिक्कत आएगी फिर आप मुझसे पूछ लेना। और सूर्य स्नान के बारे में हमने आपको प्रैक्टिकल सिखा दिया, सूर्य स्नान कैसे करते हैं वो पता चल गया। मिट्टी के लेपन आदि का भी हमने आपको बता दिया। और निरोग भारत चैनल आपके जीवन में 4 चांद लगा करके रखेगा। मैं बताता हूं, छिपाता कहीं भी नहीं। क्यों? मुझे अपनी दुकान नहीं चलानी, मेरी कोई दुकान ही नहीं है। मेरे पास तो आप आते हैं, मिलना भी हो जाता है, और क्या होता है कि थोड़ा सा एक नवीनीकरण हो जाता है, नई नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं, इसलिए जनता मेरे पास आती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से कोई प्रश्न रहा हो पूछिए, कोई प्रश्न अटक रहा हो पूछो। ताजा हुआ है आंवला आजकल जो चल रहा है, पास में आके बोलिए क्योंकि ये दिक्कत आ जाएगी। जल्दी कदम बढ़ाइए, आप तो नौजवान हैं। आजकल जो आंवला ताजा आ रहा है उसका उपयोग कैसे करें? ताजा आंवला का सेवन किस प्रकार के से करना चाहिए? आपको पहली बात यह है कि आंवला किसी भी फॉर्म में उसके वो अपने गुणों को नहीं खोता, उसके जो तत्व होते हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसा हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं और हमारे वैद्य लोग बताते हैं कि आंवले में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक बात। अब अगर कई लोग तो ऐसे खा जाते हैं, कच्चा कच्चा यूं ही खा जाते हैं, उसका फाइबर जो होता है उसे भी चबाते रहते हैं। हम लोग तो ऐसे खा लेते हैं, ऐसे एक आंवला खाए, 2 आंवला खाए, ऐसे आप खा सकते हैं। और जब आप खाते ही रहते हैं तो अभ्यास भी बन जाता है, और उसको फिर आप एक आंवला भी खाना तो एक आंवला भी खाइए, अच्छा, या 2 खाइए। आप वैसे भी चबा चबा खा सकते हैं, उसका फाइबर भी साथ में खा जाइए, ये सबसे उत्तम है। क्यों? फाइबर भी साथ चला गया और उसका रस भी साथ साथ चला गया। और जब आप उसको चबा चबा के खा रहे होते हैं तो क्वांटिटी कम जाएगी अंदर, कम क्वांटिटी के साथ उसको चबा के खाइए, तो लार ग्रंथि भी सक्रिय हो चुकी होती है और पूरी तरह से उसके वो तैयार हो जाती है। और लार ग्रंथि लार अच्छी तरह बना रही होती है, और जब चबा चबा खा रहे होते हैं तो आपके पेट को साफ करने में वो आंवला ज्यादा उपयोगी होगा। आपकी आंखों पर भी काम करेगा, आपके पेट पर भी काम करेगा, आपके पूरे तंत्र पर काम करेगा, बालों पर भी काम करेगा। तो आंवला इस तरह से आप ले सकते हैं। अगली बात, कोई कहते हैं जी वैसे कसेला होता है, आंवला खट्टा नहीं होता है, पता है आपको? आंवले का रस कैसा होता है? कसेला, कसाय, तो कसाय होता है। तो ये कसाय जो होता है, ये इसको आप क्या करें, इसका रस निकाल भी सकते हैं। पहले उसको निकाल दीजिए काट करके, और फिर उसका रस कूट करके आप निकाल लीजिए, लेकिन वो झंझट ही रहता है। और अगली बात है कि अगर आप चाहें तो, आपका मन करे तो आंवले को केवल भाप में तैयार कर लीजिए, भाप से, पानी में नहीं उबालना, भाप में ही उबालना है। अब आप कहेंगे भाप में कैसे उबलेगा? तो आप एक काम करें, कोई भगोना लीजिए, भगोने में नीचे की तरफ कुछ घास टाइप की या कुछ लकड़ी टाइप की या कोई बर्तन या कुछ ऐसा रख दीजिए कि आंवले उसके ऊपर आ जाए, पानी नीचे रहे। तो इससे क्या होगा?
आंवले भाप से उबल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और ज्यादा नहीं उबालना है, खाली हल्का सा नरम हो जाए तो बस आप उसका सेवन आप कर लीजिए। सब्जी के साथ खा लीजिए, सब्जी में डाल के खा लीजिए, किसी भी फॉर्म में आप आंवला खाइए, वो आपको हर तरह से लाभ देगा। आप एक काम और कर सकती है माताएं, जैसे घर में 5 मेंबर हैं तो पांचों के नाम का एक एक आंवला डाल दो उसके अंदर, पांचों के नाम का एक एक आंवला डाल दो। और बोले आंवला अवश्य खाना है, तो ये आंवला उसके पास जाएगा, उसको वो फोड़ फोड़ करके अचार समझ के खा ले। अचार तो बन ही गया, उसका अचार ही बन गया सब्जी में डल के, तो उसको वैसे खाएगा तो बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा, सब्जी भी स्वादिष्ट लगेगी। तो आंवला उस फॉर्म में भी आप खा सकते हैं। मुरब्बा बनाते छूना भी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे बनता है मुरब्बा? चीनी के द्वारा। और चीनी हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी घातक चीज है। ये चीनी शरीर के अंदर गई, इसने आपके सिस्टम पर ब्रेक लगाया, तो ये चीनी बल्कि आंवले का भी नाश कर दिया एक तरह से। आप मत कीजिए ऐसा कोई काम, ठीक है? आप डायरेक्ट चीजों को लेना शुरू कर दीजिए। डायरेक्ट कोई भी चीज डायरेक्ट खा रहे हैं। सेब का मुरब्बा नहीं खा रहा हूं मैं, डायरेक्ट सेब खा रहा हूं। मुरब्बे के साथ में क्या खाओगे? चीनी चीनी खा जाओगे। मत कीजिए ऐसा। और सब्जियों को बहुत ज्यादा जलाना नहीं चाहिए, फूकना नहीं चाहिए। हाफ बॉइल सब्जी खानी चाहिए, हाफ बॉइल। तो हाफ बॉइल सब्जी भी अंदर जाकर के रुकती नहीं है। जो एकदम गल जाती है, एकदम गल जाती है, एकदम गली गली होगी, वो अंदर चिपकेगी। और जो हाफ यानी कि आधी उबली हुई होगी, आधी कचर कचरे वाली, वो कचर कचरे वाली कोई चीज अंदर नहीं रुकती। जो भी चीज चबा के खाई जाएगी, चबा करके वो पेट में रुकती नहीं है।